अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो दुनिया में चल रहा है, ख़ास तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर काफ़ी पेचीदा सूरत हाल है। जी बिल्कुल। खुसूसन ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर बहुत मुतज़ाद बातें सुनने में आ रही हैं। जी हाँ, काफ़ी कन्फ्यूजन है। और कशीदगी भी बढ़ती भी नज़र आती है। हमारे पास जो मालूमात हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं। मुख्तलिफ दावरे हैं, फिर उनके जवाब हैं। और उनके पीछे क्या महरक़ात हो सकते हैं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन मालूमात की गहराई में जाएं, ज़रा समझें कि असल में चल क्या रहा है। जी, और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ आप कहें ईरान या अमेरिका का मामला नहीं है। सही। इसके असरात तो पूरे खित्ते पर बल्कि शायद पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। तो आज का मकसद सिर्फ ये नहीं कि किसने क्या कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद ये है कि इन बयानात के पीछे जो हिकमत अमली हो सकती है, जो इलाकाई सियासत है, जो आलमी ताकतों के इरादे हो सकते हैं, उनको समझने की कोशिश करें, जो भी हमें मिले जुले मवाद से पता चलता है। ठीक है, ताकि सुनने वालों के लिए एक ज़रा वाज़ेह तस्वीर बन सके। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही अमेरिका ईरान तनाज़ा है जौहरी प्रोग्राम पर। जी, ख़ास तौर पर साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का वो मुबैना दावा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम या तो शदीद मुतासिर हुआ है या शायद तबाही कर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ा दावा था। बहुत बड़ा दावा था। जी हाँ, और इस पर ईरान का रद्द अमल भी फिर इतना ही आप कहें शदीद था। क्या रद्द अमल था? जो मालूमात सामने आई हैं वो बताती हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुद अवामी सतह पर इस दावे को मुस्तरद किया। ओह, और ये बात अहम इसलिए है कि ज़राए कहते हैं ये पहली बार था कि उन्होंने इतने बराह रास्त अमरीकी सदर के बयान का जवाब दिया। अच्छा। उन्होंने साफ कहा कि ये बातें झूठ हैं, प्रोग्राम बिल्कुल महफूज है और ट्रंप अगर उसे तबाह करना चाहते हैं तो ये सिर्फ उनका ख्वाब ही हो सकता है। यानी एक तरफ तबाही का दावा, दूसरी तरफ मुकम्मल बिल्कुल 180 डिग्री का फर्क। जी बिल्कुल। क्या इसमें किसी और मुल्क का भी कोई मौकिफ था, किसी बड़ी ताकत का? हाँ, रूस का जिक्र मिलता है। अच्छा। ज़राए बताते हैं कि रूस ने पहले ही कह दिया था कि हमारी मालूमात के मुताबिक ईरान का जौहरी प्रोग्राम महफूज है, उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। तो कम से कम एक बड़ी आलमी ताकत तो ट्रंप के दावे से मुत्तफिक नहीं थी। जी, ऐसा ही लगता है। अच्छा, तो फिर सवाल ये है कि अगर प्रोग्राम महफूज था जैसा कि ईरान और रूस कह रहे थे, तो फिर ट्रंप इंतजामिया ने ये दावा किया क्यों? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मवाद में कुछ है इस बारे में? कुछ अंदाजे जरूर लगाए गए हैं। एक ख्याल ये है कि शायद इस दावे का मकसद इजराइल को आप कहें सियासी और नफसियाती तौर पर सपोर्ट करना था। अच्छा, कैसे? उस वक्त खित्ते में वो जो 12 रोज़ा जंग हुई थी, उसके बाद सूरत हाल काफ़ी कुशीदा थी। जी हाँ। तो मुमकिन है कि ये तासुर देने की कोशिश की गई हो कि ईरान जो इजराइल का बड़ा मुखालिफ है उसे कमज़ोर कर दिया गया है, ताकि इजराइल और उसके इत्तेहादियों को थोड़ा हौसला मिले। मतलब एक तरह से ताकत का तवाज़ुन अपने हक में दिखाने की कोशिश। बिल्कुल, एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का हिस्सा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो ज़मीनी हकीकत हो। ये दिलचस्प है। तो ईरान ने इस पर सुप्रीम लीडर के बयान के अलावा क्या रद्द अमल दिखाया? क्या उन्होंने माना कि उन्हें कुछ नुकसान हुआ था? देखें, ईरान का मौक़िफ़ थोड़ा न्यूआंस्ड है। वो ये तो मानते हैं कि नुकसानात हुए हैं, जैसे उनके अहम साइंसदान मारे गए, फौजी कमांडर हलाक हुए। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन साथ ही वो अपनी ताकत भी दिखाते हैं, जवाबी कार्रवाइयों का जिक्र करते हैं। अच्छा। और कहते हैं कि इन कार्रवाइयों से इसराइल और इसके इत्तेहादियों के दिफाई निज़ाम की कमज़ोरियां सामने आईं। तो पैगाम ये था कि हाँ, नुकसान पहुंचा मगर हम जवाब दे सकते हैं और हमारा जौहरी प्रोग्राम फिर भी महफूज है। क्या किसी फौजी ओहदेदार ने भी कुछ कहा इस पर? जी, ठीक ईरानी कमांडर का बयान मिलता है। बहुत वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा कि जौहरी प्रोग्राम को एक खराश तक नहीं आई, वो मुकम्मल तौर पर अनटच्ड है। एक खराश तक नहीं? जी, ये बात सुप्रीम लीडर के बयान को मजीद पक्का करती है। और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है, कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि पर्दे के पीछे खुद इजरायली हुक्काम वो मुबैना तौर पर अमरीकी इंतजामिया को बता रहे थे कि नहीं, प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ, वो बच गया है। हैं? ये क्या बात हुई?
اگر اسرائیلی خود کہہ رہے تھے کہ پروگرام محفوظ ہے تو پھر امریکی صدر کا عوامی سطح پر تباہی کا دعویٰ کرنا یہ تو بہت عجیب ہے۔ عجیب تو ہے، لیکن بین الاقوامی سیاست میں ایسا ہوتا ہے۔ صحیح۔ عوامی بیانات اور ہوتے ہیں، اندرونی بات چیت اور۔ یہ تضاد خود ظاہر کرتا ہے کہ معلومات کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل کہانی شاید نقصان نہیں بلکہ معلومات کا استعمال ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اسرائیل کا ذکر آیا تو ان کی ایک خاص مبینہ پالیسی کا بھی ذکر ہے مواد میں، سیمسن آپشن۔ یہ کیا چیز ہے؟ سیمسن آپشن یہ ایک غیر سرکاری اصطلاح ہے۔ جی۔ یہ اسرائیل کی ایک مبینہ جوہری حکمت عملی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اچھا۔ نام بائبل کے کردار سیمسن سے لیا گیا ہے۔ اچھا۔ خیال یہ ہے کہ اگر کبھی اسرائیل کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے، مطلب اسے لگے کہ اب مکمل تباہی ہونے والی ہے، تو وہ اپنے دشمنوں کو بھی ساتھ لے کر ڈوبے گا، ممکنہ طور پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا کر۔ جوہری ہتھیاروں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک قسم کی آخری آپشن والی بات ہے۔ یا خدا، اگر ہم گئے تو سب ساتھ جائیں گے، یہ تو بہت ہی خطرناک سوچ ہے۔ ظاہر ہے اس کے مضمرات بہت گہرے ہیں۔ ایک تو یہ خطے میں مستقل خوف پیدا کرتا ہے، اور دوسرا ذرائع بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو یہی ڈر ہے کہ ایران یا کوئی اور مخالف ملک بھی ایسی ہی صلاحیت نہ بنا لے یا ایسی سوچ نہ اپنا لے۔ خاص طور پر یہ ذکر ملتا ہے کہ اسرائیل کے لیے کسی بھی مسلم ملک کا جوہری طاقت بننا وہ ناقابل قبول ہے۔ تو یہ سیمسن آپشن کا تصور ہی بتاتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں۔ اور صورتحال مزید بگڑی جب غزہ میں دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ جی ہاں، بالکل۔ اسرائیل نے جنگ بندی ختم کر کے دوبارہ حملے شروع کرنے کا اعلان کیا، جبکہ حماس کہہ رہی تھی کہ انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی۔ جی، تو یہ ایک اور محاذ کھل گیا۔ اور اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا ایک اور بیان آیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کر دیں گے، اور انہیں یہ تک معلوم ہے کہ ایران نے اپنا جوہری مواد کہاں منتقل کیا ہے۔ ایک منٹ، یہ بیان تو ٹرمپ کے پہلے والے دعوے سے بالکل الٹ ہے۔ بالکل، یہی تو تضاد ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے تباہ ہو گیا، دوسری طرف کہا جا رہا ہے ہم تباہ کریں گے اور ہمیں جگہ بھی معلوم ہے۔ اسے کیا سمجھیں پھر؟ کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید ٹرمپ کا دعویٰ واقعی وہ زمینی حقیقت سے دور تھا۔ ممکن ہے۔ دوسرا، نتن یاہو شاید اپنے لوگوں کو اور دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ایران پر سخت ہیں، کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ یا پھر یہ بھی معلومات کی جنگ کا نیا حربہ ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے، ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے۔ لیکن جو بھی ہو، یہ متضاد بیانات غیر یقینی صورتحال تو بڑھاتے ہی ہیں۔ اب ذرا عالمی تصویر دیکھیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے مواد میں ذکر ہے کہ ان کا اثر و رسوخ شاید کم ہو رہا تھا۔ جی، کچھ ایسا تاثر ملتا ہے۔ کچھ ممالک کا نام لیا گیا ہے، بھارت، چین، افغانستان، روس، کہ یہ مبینہ طور پر امریکی دباؤ میں نہیں آ رہے۔ ہاں، عمومی تاثر یہی دیا گیا ہے کہ کئی اہم ممالک اب امریکی پالیسیوں کو ویسے قبول نہیں کر رہے جیسے پہلے کرتے تھے۔ یہ شاید عالمی طاقت کے توازن میں تبدیلی کی نشانی ہو یا ان ممالک کی اپنی مجبوریاں ہوں۔ اور خود امریکہ کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ کیا انتظامیہ پر کوئی داخلی دباؤ تھا؟ بہت زیادہ۔ مواد میں ایک بہت بڑے احتجاج کا ذکر ہے۔ اچھا۔ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی 50 ریاستوں میں کوئی 2800 شہروں میں تقریباً 70 لاکھ لوگوں نے ٹرمپ کے خلاف مظاہرے کیے۔ 70 لاکھ؟ جی، جسے اس وقت تک کا سب سے بڑا احتجاج کہا جا رہا تھا، اور ان میں مواخذے یعنی امپیچمنٹ کے مطالبات بھی ہو رہے تھے۔ تو صدر کو ہٹانے تک کے مطالبات، یہ تو شدید داخلی دباؤ ہے۔ جی بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں بھی ان کی پالیسیوں پر کافی تقسیم تھی۔ تو اس پس منظر میں اور آنے والے انتخابات کو دیکھتے ہوئے کیا انتظامیہ سے کسی خاص قدم کی توقع تھی؟ کچھ امکانات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے شاید ایران پر حملہ یا وہاں حکومت بدلنے کی کوشش تاکہ کوئی کامیابی دکھا سکیں۔ اوہو۔ ایک اور امکان یہ بھی بتایا گیا کہ شاید بھارت پاکستان کے درمیان کشیدگی میں کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ عالمی سطح پر اہمیت جتائی جا سکے۔ یہ سب اندازے ہیں، ظاہر ہے۔ بھارت پاکستان کا ذکر آیا، کیا اس حوالے سے کوئی خاص بات ہے مواد میں؟ ہاں، ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کوشش کی تھی مبینہ طور پر کہ ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کروانے کا کریڈٹ لے لیں۔ اچھا۔
लेकिन बताया गया कि ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और असल किरदार कतर और तुर्की का था। तो ये भी इस तासुर को तक़वियत देता है कि शायद उनका असर और रसूख इतना नहीं था जितना वो दिखाना चाहते थे। शायद। और इसी से जुड़ी एक और बात, भारतीय वजीर आज़म मोदी के एक बयान का हवाला है। जी। दिवाली पर नेवी से खिताब करते हुए उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की और घुटने टेकने पर मजबूर किया। ओहो, लेकिन ज़राए तो इस बयान को ज़राए इसे दुरुस्त नहीं मानते, लेकिन उनका तज्जिया ये है कि ये बयान शायद ट्रंप के जंगबंदी करवाने वाले दावों का जवाब था कि असल ताकत किसकी थी। अच्छा, यानी ये भी बयानी है कि जंग रह जाती है। इन सब सियासी और फौजी मामलात के साथ माइशत का क्या हाल था? क्या उस पर भी कोई असरात थे या खदशात? जी हाँ, मौशी पहलू बहुत अहम है। मवाद में आलमी और अमरीकी मईशत पर मुमकिना मनफी असरात का जिक्र है। मसलन स्टॉक मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव का खदशा, सोने की कीमतें, हत्ता के बिटकॉइन जैसी चीज़ों में भी गैर यकीनी तब्दीलियाँ। ये सब जाहिर करता है कि जब इतनी टेंशन हो तो मार्केटें भी घबरा जाती हैं। क्या किसी माहिर मईशत का भी जिक्र है? हाँ, IMF की साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, उनके एक मजमून का हवाला है। उन्होंने क्या कहा? उनके तज्जिए के मुताबिक इस वक्त की सूरत हाल और ख़ास तौर पर ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसियों की वजह से दुनिया भर में तकरीबन $35 ट्रिलियन का मुमकिना माशी नुकसान हो सकता था। 35 ट्रिलियन डॉलर, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और उसमें से उनके मुताबिक $20 ट्रिलियन का नुकसान सिर्फ अमेरिका को हो सकता था। 20 ट्रिलियन सिर्फ अमेरिका को? क्यों? बुनियादी वजह ट्रंप इंतज़ामिया की तिजारती पॉलिसियां बताई गई थीं। वो जो महसूलात लगाए गए थे, टैरिफ। हाँ, टैरिफ फोर्स। जी, इससे आलमी तिजारत मुतासिर हुई, जवाबी कार्रवाइयाँ हुई। सोयाबीन की मिसाल दी गई है कि अमरीकी किसानों को मुश्किल हुई। तो सियासी फैसलों के बराह रास्त माशी नताइज निकलते हैं। सही। तो इतनी सारी उलझनों, दावों, जवाबी दावों, फौजी कशीदगी, माशी खदशात, इन सब के बीच ईरान का आखिरी पैगाम क्या था? ईरान का पैगाम जो मवाद से लगता है काफ़ी वाज़ेह और सख्त था। क्या था वो? वो बार बार यही कह रहे थे कि हमारा जौहरी प्रोग्राम महफूज है मुकम्मल तौर पर, और साथ ही ये धमकी भी दे रहे थे कि अगर हमला हुआ तो ना सिर्फ जवाब देंगे बल्कि मुमकिना तौर पर वो जौहरी प्रोग्राम को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, यानी डिटरेंस कायम करने की कोशिश है। जी बिल्कुल। और क्या वो किसी मुमकिना जंग के लिए तैयार लग रहे थे? ज़राए तो यही बताते हैं। उनके मुताबिक ईरान किसी भी बड़ी लड़ाई के लिए वो पूरी तरह तैयार था। वो ट्रंप के दावों को झूठा